नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल जीएस स्टडी में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपने समय एवं ऊर्जा का सदुपयोग अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर बनाने में कर रहे होंगे। आज हम यहाँ पे जो टॉपिक या जिस संदर्भ में बात करने वाले हैं, ये हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था या फिर भारतीय संविधान या भारत की शासन प्रणाली के संदर्भ में है। आखिर भारतीय शासन प्रणाली होती क्या है, वह कैसे संचालित होती है, उसके लिए किन किन फैक्टर्स ने योगदान दिया है, इन सभी सेगमेंट्स को देखेंगे। अगर हम बात करते हैं परीक्षाओं की, तो परीक्षा चाहे आईएएस की हो या फिर पीसीएस की हो या फिर आपकी कोई वनडे हो, जैसे कि आपका आरओ एग्जाम है या फिर एसएससी, कोई भी एग्जाम होता है, तो उसमें जो आपका भारतीय संविधान या पॉलिटी से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, उन प्रश्नों को हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। आखिर वो इम्पोर्टेंट कैसे होते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा सेगमेंट होता है भारतीय संविधान का कि इसमें कम से कम आपके हर परीक्षा में 5 से 10 प्रश्न जो पूछे जाते हैं, और प्रश्न इतने आसान होते हैं कि अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया हो तो उन प्रश्नों को आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका बहुत बड़ा योगदान होता है हमारी मेंस आंसर राइटिंग में। तो जो मेंस की आंसर राइटिंग में है, उसमें आखिर कैसे हम इनका प्रयोग करेंगे, इस चीज़ को बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे। और अभी जो आज हम बात करने वाले हैं, ये हमारे पाठ्यक्रम इंडेक्स के बारे में होगा। इंडेक्स के बारे में देखेंगे कि आखिर इंडेक्स का संक्षिप्त परिचय, जिसमें हम लोग सिर्फ उनके नाम देखेंगे, किस क्रम में कैसे हम लोगों को पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक एक लेवल पे हम लोग अप होते जाएंगे। जैसे पॉइंट 1 से हम लोग 2 पे जाते हैं, पॉइंट 2 से पॉइंट 3 पे जाते हैं, पॉइंट 3 से पॉइंट 4 पे जाते हैं। इसी तरह से हम लोगों का अल्टरनेट क्रम में धीरे धीरे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ में हम लोग एनसीईआरटी जो आईएएस और पीसीएस परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी चल रही है, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। चलते हैं, देखते हैं कि आखिर ये हमारे लिए कैसे महत्व। इसमें हाँ, कुछ फीचर्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो भी चैप्टर होगा, मान लीजिए संवैधानिक विकास की बात करते हैं, तो संवैधानिक विकास आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की जब हम चर्चा करेंगे या पढ़ेंगे, उसके बाद उससे संबंधित कम से कम जो है 40 या 50 प्रश्नों को जरूर हल करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये प्रश्न कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये सभी सेगमेंट हम धीरे धीरे देखते रहेंगे। चलते हैं, देखते हैं कि आखिर इंडेक्स पॉलिटिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स को हमें पढ़ने की आवश्यकता होती है और कितना टाइम लग सकता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज के सेगमेंट पे, आज के वीडियो पे। जैसे कि भारतीय संविधान की बात करते हैं, तो भारतीय संविधान की जो विकास यात्रा है, मतलब विकास यात्रा का क्रम, जो डेवलपमेंट का चरण होते हैं, उसमें जो पहला होता है विकास होता है, या मतलब पहले बिंदु की बात करते हैं, तो ये संवैधानिक विकास होता है। आखिर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में क्या है, जब भारत देश जो है ब्रिटेन का गुलाम था, उस समय को लेते हैं जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, इसके बाद भारत पे शासन करना स्टार्ट करती है। उसके दौरान बहुत सारे नियम ऐसे होते हैं जो इम्प्लीमेंट होते हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे अपने संवैधानिक विकास में कहीं ना कहीं से यूज कर लेते हैं, क्योंकि लगातार लगभग 200 साल की प्रक्रिया ऐसी होती है जो हम गुलाम वंश में जीते हैं। लेकिन उस समय जो संविधान या फिर जो शासन व्यवस्था चल रही थी, उस शासन व्यवस्था के जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं या बहुत अच्छे बिंदु हैं, हम अच्छे बिंदु भी कह सकते हैं, उनको हमने ज्यों का त्यों वहाँ से उठा लिया। तो संवैधानिक विकास में उन्हीं बिंदुओं की चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से बिंदु थे जो हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में एक मददगार सिद्ध होते हैं। तो हमें संवैधानिक विकास में ये चीज़ देखनी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है संविधान का निर्माण, डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर जो कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट होता है वो कैसे किया गया, इसके लिए संविधान सभा का जैसे निर्माण होता है। तो जब संविधान सभा का निर्माण होता है, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है, सेकेंडरी बैठक कब होती है, थर्ड बैठक कब होती है, इसके बाद कैसे बनता है और कौन कौन उसमें योगदान देता है, इसमें हम संविधान के डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें देखेंगे। हम लोग जब तीसरे चैप्टर पे अपने चलेंगे, तो तीसरे चैप्टर में हम देखेंगे आखिर जो साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, आखिर कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, जो हमारे संविधान को अन्य देशों के संविधान से अलग करते हैं। कुछ विशेषताओं की बात करेंगे और कुछ वहीं पे नकारात्मक विशेषताओं की बात करेंगे, जिनको कहा जाता है कि हमारे संविधान पे ग्रहण सा लगा। तो लेकिन ऐसा नहीं है, उनको
कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होती हैं। हम कभी कभी क्या करते हैं, उन जो अच्छी चीज़ों को हैं उनको नज़रअंदाज करके सिर्फ जो निगेटिव फैक्ट्स होते हैं उनको काउंटर देखते हैं। लेकिन हमें भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन पे बात करेंगे तो इसमें ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। जब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले चरण पे, अगले चैप्टर पे, तो इसमें होता है संविधान के भाग। आखिर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कितने हैं, जो जैसे कि सभी लोगों को पता है टोटल 22 भाग हैं, तो इन सभी 22 भागों को देखेंगे और 22 भाग में कौन से इम्पोर्टेंट ज़्यादा हैं, कौन से कम इम्पोर्टेंट हैं, उन सभी की भी इसमें चर्चा की जाएगी। अब आगे जब और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अगले चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पे संविधान की प्रमुख अनुसूचियों की बात करेंगे। जैसे कि जब संविधान बना था तब तो सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन धीरे धीरे पहले संशोधन के द्वारा इसके बाद धीरे धीरे करके लोग लगभग आपकी टोटल 12 अनुसूचियाँ हो गई। उन 12 अनुसूचियों की भी चर्चा करेंगे। देखिए ये ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि संविधान के भाग हो गए, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अनुसूचियाँ हो गई, इनको हम पहले क्यों देख रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, हमने बहुत सारे टीचरों को देखा होगा जो बाद में बताते हैं, लेकिन जब हम संविधान के अंदर पिलते हैं, अंदर जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने कहा कि मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये कौन से भाग में आएगा तो अब किसी को नहीं पता होता। या फिर हम कहते हैं हमारे मूल अधिकार, जैसे कि भाग 3 में आता है, सभी को पता है, लेकिन भाग 3 में आता है ये चीज़ हम पहले ही देख लेंगे ताकि जब हम अंदर पढ़ने लगे तब हमें कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। उसी तरह से संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ हैं। जैसे अब दल बदल हम कभी पढ़ेंगे, अपनी जब संसदीय व्यवस्था को पढ़ेंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम दल बदल कानून भी पढ़ेंगे। तो दल बदल कानून पढ़ने के समय जब हम 9वीं अनुसूची की बात करेंगे, 10वीं अनुसूची की बात करेंगे जो दल बदल से संबंधित है, तो उस दल बदल कानून के समय आपको 10वीं अनुसूची भी पढ़ना, लेकिन यहाँ पे आपको 10वीं अनुसूची पहले से भी पता है, तो ये आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। इसीलिए हम इस चीज़ को पहले पढ़ेंगे। हम चलते हैं, देखते हैं अपने अगले जब छठे चैप्टर पे चले जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन से हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उन सभी आर्टिकल्स को हम एक बार नज़र दौड़ाएंगे। पूरे संविधान के जो 395 अनुच्छेद हैं जो हमारे मूल संविधान में थे, हाँ कहीं ना कहीं अनुच्छेद के सब पार्ट जोड़ के लगभग 425 या 440 अनुच्छेद पहुंच चुके होंगे, लेकिन जब भी प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि कितने अनुच्छेद हैं तो 395 अनुच्छेद ही हैं, क्योंकि इसके अनुच्छेद संख्या में परिवर्तन नहीं किया गया है, इनके सिर्फ सब पार्ट में परिवर्तन किया गया है। तो पूरे संविधान के जो भी प्रमुख अनुच्छेद हैं उन सभी अनुच्छेदों को यहाँ पे हम एक बार नज़र दौड़ा के देख लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, मतलब आगे जब विस्तृत अंदर पिलेंगे तब तो बहुत कुछ देखना है। इसी तरह से हम जब अपने 7वें चैप्टर पे जाएंगे तब हम लोगों का यहाँ से स्टार्ट होता है संविधान की प्रस्तावना। आखिर संविधान जो प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको जवाहरलाल नेहरू जी ने इंट्रोड्यूस किया था संविधान सभा में, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, जिसे भारत के लोग, हम भारत के लोग यहाँ से शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और जो स्वतंत्रताएं दी गई उन सभी चीज़ों का इसमें जिक्र किया गया है। तो 7वें चैप्टर में हम लोग इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से देखेंगे और बहुत ही अच्छे से इसकी बात करेंगे। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पे। तो जब हम 8वें चैप्टर पे जाएंगे तो यहाँ पे संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एवं इट्स टेरिटरी जो होते हैं, आखिर संघ और इसके राज्य क्षेत्र क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे। ये क्या है, ये हमारा भाग 1 स्टार्ट होता है, यहीं से हमारे अनुच्छेद 1 स्टार्ट होता है कि आखिर संघ क्या है और इसके राज्य क्षेत्र क्या है। हम प्रशासन की दृष्टि से अपने भारत का जो हमारा क्षेत्रिक विस्तार है, मतलब क्षेत्रीय विस्तार है, इसको प्रशासनिक दृष्टिकोण से कई सारे राज्यों में बांटा गया। लेकिन अगर कहें कि क्या राज्य केंद्र से अलग हो सकते हैं तो नहीं अलग हो सकते हैं। तो इसी तरह से एक प्रश्न जैसे IAS में पूछा गया था, क्या भारत का जो शासन व्यवस्था है या भारत के जो राज्य हैं या विनाशी हैं या अविनाशी हैं, मतलब उस तरह से प्रश्न था कि भारत के संविधान के संदर्भ में जो भारत का संघ है इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसमें पहला कथन था कि संघ विनाशी, मतलब जो संघीय व्यवस्था है ये विनाशी है और इसके राज्य क्षेत्र अविनाशी हैं। तो ये ऐसी व्यवस्था नहीं है, राज्य का विनाश हो सकता है लेकिन संघ का विनाश नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे टैकल करेंगे, मतलब देखेंगे, और जो हमारा चैप्टर नंबर 8 होगा उसमें बढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे अपना अगला चैप्टर। आखिर हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है वो कौन सा है, तो हमारा चैप्टर नंबर 9 रहेगा नागरिकता, सिटीजनशिप। इसमें हम लोग भारतीय
की जो नागरिकता है एकल नागरिकता है, या फिर जो जम्मू कश्मीर का विवाद था वहाँ की नागरिकता के संबंध में कुछ विवाद था, अभी तो उसे समाप्त कर दिया गया क्योंकि जो अनुच्छेद 370 था उसके जो पार्ट्स थे उनको हटा दिया गया, उसका एक पार्ट सभी बाकी है हटाने को, तो उसे भी हम लोग देख लेंगे। नागरिकता यहाँ से देखेंगे कि आखिर आज़ादी के समय जो प्रवासन हुआ था, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में बंटने के बाद में जो भारत बना है। पाकिस्तान में भी दो खंड हुए थे, एक हुआ था पूर्वी पाकिस्तान, एक हुआ था पश्चिमी पाकिस्तान, क्योंकि बीच में भारत था। तो उस समय जो नागरिक या हिंदू या मुसलमान जो वहाँ से प्रवासन करके भारत में आए थे उनको कैसे नागरिकता मिलेगी, या फिर अब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता को ग्रहण करना चाहता है या छोड़ना चाहता है, उस चीज़ को हम लोग नागरिकता के पार्ट में देखेंगे। हम बढ़ेंगे अपने अगले 10वें चैप्टर में। 10वें चैप्टर में आता है हमारा फंडामेंटल राइट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं मूल अधिकार। आखिर मूल अधिकार क्यों प्रदान किए जाते हैं? मूल अधिकार एक ऐसे अधिकार होते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है। ये वही अधिकार है जिससे हर व्यक्ति को जीने का आज़ादी मिलती है। इसमें आपका एक अनुच्छेद ये भी है कि आपको सोने का भी अधिकार दिया जाएगा, स्वस्थ रहने का भी अधिकार दिया जाएगा, यहाँ तक कि अस्पृश्यता या फिर जो हमारा आरक्षण व्यवस्था है वो सभी इसी में दिया जाता है। तो हम लोग सभी मूल अधिकारों को देखेंगे। हाँ, इससे जैसे कि जो हमारा प्रॉपर्टी का राइट्स होता है, इसको पहले मूल अधिकार में दिया गया था, मतलब जमीन रखने का अधिकार, बाद में इसको भूमि का अधिकार को इससे हटा के कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 के तहत दे दिया गया। तो उस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे अनुच्छेद मतलब चैप्टर नंबर 10 में। हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 11 में। यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी कहते हैं। आखिर क्या होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? मतलब ये डायरेक्ट कर रहा है या निर्देश दे रहा है राज्य को कि अगर आप कोई कानून बना रहे हैं, कोई विधि बना रहे हैं, तो उस विधि को बनाने के लिए आखिर आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनको आपको उसमें शामिल करना है। जैसे कि मान लीजिए एक सिंपल सा मैं बताता हूँ कि अगर नीति निर्देशक तत्व में ये चीज़ का वर्णन किया गया था कि संपूर्ण भारत के लिए एकल जो व्यवस्था है, मतलब कानून व्यवस्था जो एक तरह की लागू की जाएगी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे जो जिसको बोलते हैं समान नागरिक संहिता। तो क्या स्टेट जब कोई कानून बना रहा तो इसको अपने ध्यान में रख रहा है? या फिर जैसे कि स्त्रियों की बात करते हैं या प्रसूति सहायता की बात करते हैं, या फिर जो गरीब व्यक्ति हैं उनको न्याय की बात करते हैं, जिसके तहत नालसा का स्थापना की गई थी, मतलब सभी के लिए जो है न्याय को उपलब्ध कराना। तो इन सभी चीज़ों का, जैसे कि समान काम के लिए समान वेतन की बात करते हैं। जब स्त्री और पुरुष में अक्सर ये होता है कि जब आप कहीं प्राइवेट या गवर्नमेंट में कभी ज्वाइन करते थे तो होता था जैसे कोई स्त्री है वो उसी काम को कर रही तो उसको कम सैलरी दी जाती थी, वही पुरुष उस काम को कर रहा तो ज़्यादा सैलरी दिया जाता है। तो उसके लिए कानून बनाना। तो इस तरह के कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इसमें दिए गए हैं, उन सभी प्रिंसिपल्स को देखेंगे, उनको राज्य किस तरह से इम्प्लीमेंट करता है, कैसे उसको ध्यान में रखते हुए अपने कानून को बनाता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग अध्याय 11 में देखेंगे, चैप्टर नंबर 11 में देखेंगे। बढ़ते हैं अगले हम चैप्टर पे। हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, जिसमें हम देखेंगे मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। जैसे कि कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए हैं, तो फंडामेंटल राइट्स के साथ में आपको कहीं ना कहीं एक जेन्युइन रूप में स्वतः ही मूल कर्तव्य भी मिलते हैं। आप भारत देश के नागरिक हैं तो आपके कुछ मूल कर्तव्य हैं, लेकिन हाँ, मूल कर्तव्य जो है इन्हें बाद में जोड़ा गया है, जब जो है स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना, जब हम लोग इस चैप्टर को देखेंगे तो उस चैप्टर में बहुत अच्छे से देखेंगे। बढ़ते हैं अगले चैप्टर पे। हमारा अगला चैप्टर नंबर है 13, संसदीय व्यवस्था। आखिर पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। यहीं पे हम लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यहीं से हम लोगों का ये सेशन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वाला सेशन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इन सभी चीज़ों को यहाँ से स्टार्ट होता है। मतलब संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट सिस्टम, भाग 5 जहाँ पे स्टार्ट होता है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ की पूरा अध्ययन करेंगे। अब इसी में जैसे कि आ जाता है पहला है चैप्टर, लेकिन हम लोगों ने यहाँ क्या किया है, इसको अलग चैप्टर बना दिया, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति में हम लोग पूरा राष्ट्रपति को समराइज कर लेंगे कि प्रथम राष्ट्रपति कौन था, वो अंतिम कौन है, और क्या व्यवस्थाएं होती, सब कुछ इसमें देख लेंगे भाई। इसीलिए अध्याय चैप्टर जो 14 है, चैप्टर में राष्ट्रपति देखेंगे। इसके बाद हम लोग चैप्टर जो 15 है, इसमें उपराष्ट्रपति को देखेंगे। आखिर वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, उसकी क्या योग्यताएं होती हैं, कैसे उसको हटाया जा सकता है, और उसके काम क्या होते हैं, ये हम लोग चैप्टर 15 में देखेंगे। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 16 में देखेंगे, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है।
आखिर प्राइम मिनिस्टर के क्या काम होते हैं, कैसे नियुक्ति होती है और क्या कार्य करता है, ये हम लोग चैप्टर 16 में देखेंगे। हम लोग जब चैप्टर नंबर 17 में जाएंगे तो चैप्टर नंबर 17 में हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को चैप्टर नंबर 17 में देखना है संसद, आखिर पार्लियामेंट होती क्या है और भारत की पार्लियामेंट आखिर कैसे वर्क करती है, ये हम लोगों का अध्ययन का विषय होगा चैप्टर नंबर 17 में। हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18, तो इसमें संसदीय समिति जिसको पार्लियामेंट्री कमेटी कहा जाता है, इसका अध्ययन करेंगे कि आखिर संसद के अंदर कुछ ऐसी समितियां होती हैं, क्योंकि संसद के जो ये 3 सत्र होते हैं ये जरूरी नहीं हर काम को तुरंत कर सकें, इसीलिए क्या करता है अपने जो कामों को हो वो किसी और को हस्तांतरित कर देता है कुछ शक्तियों के साथ में, वही होती हैं संसदीय समितियां जो अपना वर्ष भर काम करती रहती हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्यों मिलकर बन जाती हैं। तो वो पूरा यहाँ पे हम लोग अध्ययन करेंगे। हम लोग जब चैप्टर नंबर 19 पे पहुंचेंगे तो इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ये सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देखेंगे। और चैप्टर नंबर 20 में आपातकालीन प्रावधान जो इमरजेंसी प्रोविजन होते हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस जो इनका प्रयोग कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अगर मान लीजिए कभी भारत सरकार का पैसा खत्म हो जाए तो वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है, वैसे अभी तक लागू नहीं किया गया है, तो हाँ राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया। यहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे आखिर राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल में अंतर क्या होता है। तो इन सभी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे अपने चैप्टर नंबर 20 में। हम लोग चैप्टर नंबर 21 में देखेंगे आखिर पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, व्यवस्था क्या होती है, संसदीय व्यवस्था। आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोगों का ये दोबारा चैप्टर आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इसमें कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो अन्य से अलग है। ठीक, तो हम लोग अगला जो देखेंगे, यहाँ पे राष्ट्रपति आ गया है। ये चैप्टर आपका जो यहाँ पे दिया गया है राष्ट्रपति, ये रिपीटेड हो गया, तो हम चैप्टर नंबर 22 को काट देंगे। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे 23 नंबर अंतर राज्य संबंध, इंटर स्टेट रिलेशनशिप। देखिए हो सकता है बाई मिस्टेक जब टाइपिंग की गई हो तो इसका मिस्टेक हो गया हो, लेकिन हम लोग जो 23 नंबर चैप्टर है अंतर राज्य संबंध को देखेंगे, इंटर स्टेट रिलेशनशिप। वहीं 24 नंबर जो हमारा है ये उच्चतम न्यायालय, ये सुप्रीम कोर्ट है। हम 24 नंबर पे सुप्रीम कोर्ट को देख लेंगे और सुप्रीम कोर्ट को देखने के बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि हमारा कौन सा आखिर जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब जैसे चैप्टर नंबर जो 22 है इसमें हम लोगों को क्या देखना है, केंद्र राज्य संबंध, अंतर राज्य संबंध है यहाँ पे बात कर रहा है। और यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 22 है जहाँ पे राष्ट्रपति लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे केंद्र राज्य संबंध। गलती से यहाँ पे यही लिखा रह गया है, तो इसे आप संशोधित कर लीजिएगा। वहीं पे जो यहाँ पे लिखा गया संसदीय व्यवस्था, यहाँ पे कट करके आप लिख दीजिएगा क्या, संविधान में संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन। ये हमारा 21वां चैप्टर हो जाएगा और जो 22वां चैप्टर हो जाएगा ये केंद्र राज्य संबंध हो जाएगा। 23 नंबर पे क्या होगा, तो 23 नंबर पे हमारा यही हो जाएगा अंतर राज्य संबंध, इंटर स्टेट रिलेशनशिप। और 24 नंबर में हमारा जाएगा सुप्रीम कोर्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे जब यहाँ से आगे, तो हम देखेंगे अपने संवैधानिक निकायों के बारे में। आखिर जो संवैधानिक निकाय हैं वो कौन कौन से, जिसमें हम लोगों का पहला होगा 25 नंबर चैप्टर में देखेंगे निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे। जो भारत की चुनाव प्रणाली है ये संचालित होती है, आखिर चुनाव कैसे होते हैं और चुनाव कौन करवाता है और क्या प्रक्रिया होती है इसकी, उन सभी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे अपने चैप्टर नंबर 25 में। हम लोग बढ़ेंगे अगले चैप्टर पे, तो हमारा 26 नंबर चैप्टर में है संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये सभी हमारे संवैधानिक निकाय है, मतलब संविधान के द्वारा इनका निर्माण किया गया। संघ लोक सेवा आयोग वही आयोग है जिसके तहत IAS की परीक्षा संचालित होती है और इसमें जो है आपका चयन होता है, आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे जो 27 नंबर चैप्टर है ये राज्य लोक सेवा आयोग की बात करता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो राज्यों से संबंधित होती है उसे देखेंगे। और वहीं इसके आगे बढ़ेंगे जब वह 28 नंबर चैप्टर पे, तो 28 नंबर चैप्टर पे देखेंगे वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन के बारे में। इसके आगे बढ़ने पे हम लोग देखेंगे वस्तु एवं सेवा कर परिषद, जिसको क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। इसे संविधान संशोधन के तहत इंट्रोड्यूस किया गया जब GST को 1 जुलाई से लागू किया गया, तो इसे भी हम देखेंगे वस्तु एवं सेवा कर परिषद आखिर होती क्या है और कैसे ये काम करती है अपना। हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे 30 नंबर चैप्टर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर BC।
ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भी संविधान संशोधन के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया, शामिल किया गया, तो इसे भी हम लोग देखेंगे। इसके आगे बढ़ेंगे तो अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशन फॉर एससीज, इसके आगे है नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, मतलब जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो हम लोग यहाँ तक देखेंगे। अब इसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो हमारा जो अगला चैप्टर होगा, हमारा अगला चैप्टर भाषीय अल्पसंख्यकों वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, स्पेशल ऑफिसर फॉर जो है अल्पसंख्यकों वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की बात करता है, माइनॉरिटीज के लिए जो है विशेष अधिकारी की बात यहाँ पे की गई है। तो इसको हम अध्याय 33 में देखेंगे। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उसकी बात यहाँ पे हम करेंगे। अब चैप्टर नंबर 35 में जाएंगे तो भारत का महान्यायाधीश अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पे देखेंगे 35 नंबर चैप्टर में। अब जब 36 नंबर चैप्टर में पहुँचेंगे तो राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, यहाँ तक हम लोगों ने जो है ये हमारे संवैधानिक निकाय थे। हम लोग इतना पूरा संवैधानिक निकाय का देख लेंगे। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो 37 नंबर चैप्टर होगा यह होगा नीति आयोग। ये अब हमारे आ जाते हैं गैर संवैधानिक निकाय। तो 37 नंबर चैप्टर में हम लोग नीति आयोग को देख लेंगे। 38 नंबर चैप्टर में हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में, और वहीं 39 नंबर चैप्टर में राज्य मानवाधिकार आयोग स्टेट ह्यूमन राइट्स एंड कमीशन के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके आगे जब बढ़ेंगे 40 नंबर चैप्टर में तो केंद्रीय सूचना आयोग सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफ कमीशन के बारे में देखेंगे। आखिर केंद्रीय सूचना आयोग कैसे काम करता है और कैसे वो संचालित होती है, पूरी प्रक्रिया को इसमें हमें देखना है हर आयोग के बारे में। 41 नंबर चैप्टर में राज्य सूचना आयोग स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की चर्चा की जाएगी। और इसके बाद 42 नंबर पे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की चर्चा करेंगे। और 43 नंबर पे लोकपाल एवं लोकायुक्त, इसको तो सभी लोग जानते हैं कि आखिर लोकपाल क्या होता है, लेकिन लोकपाल का अभी क्या भारत में योगदान है, भारत में आ चुका कि नहीं आ चुका। भारत में कहते हैं कि विपक्ष नहीं है। अगर विपक्ष नहीं तो क्या लोकपाल को नहीं बनाया जा सकता, लोकायुक्त को नहीं बनाया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों पे यहाँ पे हम इस चैप्टर में 43 नंबर चैप्टर में चर्चा करेंगे। 44 में दिया गया केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस एंड कमीशन, तो इसकी चर्चा कर लेंगे। वहीं 45 नंबर चैप्टर में दिया गया राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ NDMA के बारे में। और इसके आगे 46 नंबर चैप्टर दिया गया है गवर्नर मतलब राज्यपाल। यहाँ से हम लोगों का राज्य शुरू होता है, राज्य प्रशासन जो होता है यहाँ से शुरू होता है। हम लोग जब हमारा भारत का केंद्रीय प्रशासन तंत्र पढ़ेंगे वहाँ पर राज्य प्रशासन को भी थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन अलग से राज्य प्रशासन भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अलग से राज्य प्रशासन चैप्टर नंबर 46 में है गवर्नर। और इसके आगे चलेंगे तो देखेंगे जो हमारा 47 नंबर है ये मुख्यमंत्री ही चीफ मिनिस्टर, और 48 नंबर है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इसके बाद जब हम लोग 49 नंबर पढ़ेंगे तो 49 नंबर में है स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, राज्य विधानमंडल जिसे स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं, तो ये देख लेंगे। और जब 50 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग जैसे कि यूपी के रहने वाले, आप यूपी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के बारे में बात करेंगे। आखिर राज्य सरकार का शुरुआत कैसे हुई, कैसे उत्तर प्रदेश सरकार काम करती है। तो हाँ, ये अलग चीज़ है कि यहीं पे जब हम लोग इस चैप्टर पे पहुँचेंगे तो कुछ अदर जो पॉपुलर स्टेट्स हैं जहाँ की जो क्या है कि जहाँ के लोग परीक्षाएँ देते हैं वहाँ की सरकार के बारे में भी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन स्पेशल इस सेगमेंट में हम लोग उत्तर प्रदेश को तो देखते ही चलेंगे। हम बढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर में तो 51 नंबर चैप्टर हमारा दिया गया उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की चर्चा कर लेंगे। इसके बाद हमारी अधीनस्थ न्यायालय आ जाएगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट से होगा। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रिब्यूनल्स के बारे में, अधिकरण। और अधिकरण के बाद में हमारा स्थानीय प्रशासन की शुरुआत होती है। स्थानीय प्रशासन जिसको 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। और 54 नंबर चैप्टर में देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। और वहीं 55 नंबर चैप्टर में देखेंगे कि नगर निगम म्यूनिसिपैलिटी क्या होती हैं। और इसके आगे जब हम लोग देखेंगे तो ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी जहाँ से स्टार्ट हो जाता है, केंद्र शासित प्रदेश एवं विशेष क्षेत्र के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे 56 नंबर चैप्टर में। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अगला हमारा जो चैप्टर दिया गया है, हमारा अगला चैप्टर 57 नंबर अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र जो शेड्यूल्स एंड ट्राइबल्स एरियाज होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और हमारा 58 नंबर है राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। बहुत लोग होते हैं जो राष्ट्रभाषा और राजभाषा में कंफ्यूज रहते हैं। तो भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, वहीं राजभाषा हिंदी को सेलेक्ट किया गया है।
लेकिन अगर राष्ट्रभाषा की बात करते हैं तो राष्ट्रभाषा कोई भी सिलेक्टेड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग चैप्टर नंबर 58 में देख लेंगे। जब हम चैप्टर नंबर 59 को देखेंगे तो यहाँ पे सरकारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करेंगे, और इसके आगे बढ़ेंगे तो लोक सेवाएं पब्लिक सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं उनकी बात कर लेंगे। और इसी के आगे हमारा राजनीतिक दल जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अगर निर्मित करने की क्या क्या मानदंड होते हैं, कैसे कैसे उसको राष्ट्रीय पार्टी, राज्य की पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है, कैसे उन्हें जो है दिया जाता है उनका प्रतीक, जो कि जैसे आप कमल का फूल देख रहे हैं, हाथ का पंजा देख रहे हैं, या झाड़ू देख रहे हैं, या साइकिल देख रहे हैं, या हाथी देख रहे हैं, तो ये कैसे प्रदान किया जाता है किसी पार्टी को, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि अगला है निर्वाचन, इलेक्शंस। अभी हम लोगों ने पीछे जब संवैधानिक निकाय की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या बात की थी कि हम निर्वाचन आयोग की बात करेंगे। वहाँ पे निर्वाचन आयोग था, यहाँ पे निर्वाचन है कि आखिर जो भारत में इलेक्शंस होते हैं, इन इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अभी इलेक्शंस हो रहा है तो ये इलेक्शंस कैसे संचालित हुआ उस इलेक्शंस को देखेंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ इलेक्शन चैप्टर नंबर 62 में देखेंगे। हम लोग जब 63 में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे चुनाव कानून, आखिर इलेक्शन लॉ कौन कौन से हैं। जैसे कि नोटा कानून है। नोटा कानून का सिंपल सा अर्थ है जैसे कि भारत 14वां देश है नोटा को अपनाने वाला पूरे विश्व में, लेकिन पूरे विश्व में जो नोटा के संबंध में नियम है वो भारत में नहीं। जैसे कि अन्य देशों में है कि अगर नोटा पे जो है 10% या अधिकतम वोट पड़ते हैं तो उस वहाँ का चुनाव रद्द कर दिया जाएगा, उसमें खड़े सभी जो प्रत्याशी हैं उनको कभी भी चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर 100 वोट पड़ती हैं, 100 वोट में 99 वोट नोटा में जाती हैं, एक वोट सिर्फ कोई अगर अपना कैंडिडेट को मिल जाती है, मतलब कैंडिडेट स्वयं अगर अपना वोट डाल दे, बाकी सारा पूरी जनता वहाँ पे नोटा पे दबा के आए, नोटा पे वोट दे के आए, लेकिन कैंडिडेट स्वयं जाए अपनी वोट अपने आप को दे आए तो वो व्यक्ति वहाँ से जीत जाएगा। भारत में ये व्यवस्था है। भारत में मतलब उन 99 वोटों का कोई मतलब नहीं, तो ये फिर नोटा को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये सभी हम देखेंगे चुनाव कानून के बारे में, और इसमें ये भी बात करेंगे आखिर कौन कौन से सुधार हो सकते हैं। तभी तो हम लोग मेंस का जब आंसर राइटिंग करेंगे तभी तो ये वहाँ पे लिखेंगे आखिर इलेक्ट्रॉन जो कानून, चुनाव कानून है, इसमें क्या सुधार होना चाहिए। तो चलिए जब हम 63 नंबर चैप्टर की चर्चा करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे 64 नंबर की बात करते हैं तो क्षेत्रीय दलों की भूमिका, रोल ऑफ द रीजनल पार्टी जो होती हैं उनकी भूमिका क्या है। जैसे कि सिंपली आप देखें तो केंद्र जब चुनाव लड़ा जाता है तो यहाँ पे जो हमारी यूपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, जिसमें समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी को भले जो है आप राष्ट्रीय लेवल पर ना जानते हो, लेकिन जब क्षेत्रीय स्तर पे स्टेट में आप आते हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही मेजर भूमिका निभाता है जो है चुनाव में। तो ये भी हम देखेंगे इस तरह की चीज़ें। हम लोग जब बढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर पे तो हमारा अगला चैप्टर क्या होगा ये चुनाव सुधार। यहाँ पे इलेक्टरल रिफॉर्म की बात करेंगे। ये हमारे मेंस में बहुत पूछा जाता है, यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पे चुनाव सुधारों की बात करेंगे। ठीक है, हम लोग बढ़ेंगे आगे तो यहाँ पे मतदान व्यवहार की बात करेंगे। आखिर वोटिंग बिहेवियर क्या होता है। जो एक व्यक्ति होता है, एक पर्सन होता है, मान लीजिए पर्सन ए एंड पर्सन बी, 2 पर्सन है। अब ये तो किसको वोट देंगे ये किस पर निर्भर करता है। हो सकता है जो ए पर्सन है ये विकास, जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट को देखता हो। बी पर्सन जो है, बी पर्सन किसको देखता हो, बी पर्सन को मान लो कोई लालच दे दिया गया, कहा गया भाई आप इनको वोट दे दीजिएगा, आपको 500 रुपये देंगे, हो सकता है इसलिए ये वोट दे दे। वहीं पे अगर पर्सन सी है, पर्सन सी किसी ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है या ऐसे दारू वगैरह पीता है या कुछ ऐसे नशा का सेवन करता है, आप उसको जो है, जो गांव में आम तौर पे प्रचलित है जब भी चुनाव होता है कि वहाँ का लोकल लेवल पे मुर्गा और मछली, दारू इन सबको बांटा जाता है, इसको दे दिया जाए। अब वहीं पे पर्सन डी की बात कर लेते हैं तो पर्सन डी में महिलाएं शामिल है, महिलाओं को अगर साड़ी, पायल वगैरह ये सब बांट दिया जाता है, तो ये चुनाव को कैसे प्रभावित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं मतदान व्यवहार में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 66 में। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले 67 नंबर चैप्टर में, इसमें गठबंधन सरकार की बात करते हैं। आखिर जब चुनाव होता है, मान लीजिए जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन 403 सीटों में मान लीजिए कोई सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं बनती, तो क्या दूसरी सरकार से जब गठबंधन करती है तो वो कैसे काम करेगी, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। मान लीजिए लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा में कोई एक सरकार जो है पूर्ण बहुमत से नहीं आती, मतलब 273 सीट नहीं पाती है, तो आखिर वो कैसे बनेगी सरकार, कैसे काम करेगी।
इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलते हैं, देखते हैं हम अपने अगले चैप्टर को। तो अगला हमारा है दल परिवर्तन कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये दल परिवर्तन कानून से संबंधित, इसी से 10वीं अनुसूची भी संबंधित है दल परिवर्तन से, और हम लोगों ने बीच में भी बात किया था, तो वो चीज़ हम देखेंगे 68 नंबर कानून पे। हम लोग अगले पे जाएंगे तो 69 नंबर जब चैप्टर देखेंगे तो इसमें दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स, आखिर प्रेशर ग्रुप्स होते क्या हैं और ये काम कैसे करते हैं। जैसे लोग बोलते हैं समाज, 4 लोग देख रहे होंगे तो क्या कहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं प्रेशर समूह का काम करता है, और ये प्रेशर एक दबाव समूह है। भले हो कुछ ना, लेकिन एक दबाव बनाने के लिए ये समाज काम करता है। तो उसी तरह के जो भारतीय संविधान है, भारत की शासन व्यवस्था है, भारत की शासन व्यवस्था में कैसे आखिर दबाव समूह काम करते हैं। दबाव समूह में हम यहाँ पे कॉर्पोरेट वर्गों को भी देख लेंगे कि कॉर्पोरेट वर्ग अब चंदा देके या भी कैसे भी करके जो है कैसे शासन व्यवस्था को अपने अधीन कर लेता है, या फिर अगर हम यहीं पे बात करते हैं अन्य चीज़ों की तो उनको भी देखेंगे। जैसे कि हमारा मीडिया है, मीडिया कैसे काम करता है, या किसी व्यक्ति पे स्पेशल दबाव कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे पूरी शासन व्यवस्था के संदर्भ में हम लोग दबाव समूह को देखेंगे। हम बढ़ेंगे अपने अगले 70 नंबर चैप्टर पे, तो यहाँ पे देखेंगे कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स, मतलब कुछ राज्यों के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि हमारा 7 सिस्टर्स के राज्य हो गए हैं, जिसमें 7 राज्यों की बात की गई, जिनको हम लोग पूर्वोत्तर राज्य भी बोलते हैं, या भी जो सीमावर्ती राज्य हैं, जैसे कि पाकिस्तान की सीमा के क्षेत्र के राज्य हैं, वहाँ के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए गए, उनकी चर्चा करेंगे हम। इसके बाद आ जाएंगे 71 नंबर चैप्टर में महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये हम लोगों का लास्ट में है। लास्ट में क्यों रखा गया है, क्यों रखा गया है उसका कारण एक है, क्योंकि भारत के संविधान संशोधन चलते रहते हैं, तो जब भी कोई संविधान संशोधन होगा तो हम आपके लिए लेकर एक छोटा सा वीडियो लेकर उस संविधान संशोधन को चर्चित करके इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बाकी चीज़ें चेंज नहीं होने वाली, बाकी आपकी जैसे कि हैं वैसे ही बनी रहेंगी, लेकिन ये आपका चेंज होगा, तो इसीलिए इसको लास्ट में रखा गया है। तो लास्ट में रहेगा विविध मिसलेनियस, अगर कोई छूट गया है इससे टॉपिक तो उस टॉपिक को या फिर कोई अन्य चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है आपकी परीक्षा के लिए उस चीज़ को देखेंगे। और ये जितने भी चैप्टर हैं दोस्तों, इन सभी चैप्टर के बात करेंगे, तो इन सभी चैप्टर में हम लोग क्या देख लेंगे, सभी चैप्टर्स के हम लोग कुछ प्रश्न भी देखेंगे। ये भी आप लोगों को याद रखना कि कुछ तो हम लोग प्रश्न भी देखेंगे। अब प्रश्न में क्या होगा, लगभग हम मान के चलिए हर चैप्टर से लगभग 50 प्रश्न अगर बनने वाले हैं, और 20 प्रश्न, मतलब जितने प्रश्न संभावित होंगे। अगर किसी चैप्टर से 100 प्रश्न पूछा जा सकता है तो 100 प्रश्नों को हम यहाँ देखेंगे। अगर किसी चैप्टर से 50 प्रश्न पूछे जा चुके हैं तो प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो इस तरह से हम अपने इस सेगमेंट को पूरा कवर करेंगे, देखेंगे भारतीय जो संविधान है, पॉलिटी है, यह कैसे काम करती है। तो दोस्तों आपके लिए ये इतनी चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट थी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों रहेगा। हाँ, अगर आपको वीडियो हमारा ये अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, या कोई जानकारी मिल सकती है, या आपको कोई लाभ होगा। अगर आपको नहीं पसंद आता तो आपके लिए स्वतंत्र है, डिसलाइक भी कर सकते हैं या रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ।